आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तफाक़ राय। स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में किया गया फैसला। 13 और 14 दिसंबर को आइन के मसले पर होगी खुसूसी बहस। महाराष्ट्र में बीजेपी ने मुकर्रर किए मुशाहिदीन। विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में होगा कानून साज पार्टी का इंतखाब। नोएडा से दिल्ली की जानिब बढ़ रहे किसानों ने हटाई महामाया फ्लाईओवर की बैरिकेडिंग। बड़ी तादाद में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात। जबरदस्त जाम से आम लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर में क्रैप 4 की पाबंदी नाफिज रहेगी या नहीं, 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। AQI की सतह भी देखेगी अदालत। फांजल गर्दापी तूफान की वजह से पुडुचेरी और वल्लपुरम में शदीद बारिश के सबब सैलाब जैसे हालात। कर्नाटक के बेंगलुरु, कोलार, चकबल्लापुर समेत मुतादिद अजला में भी येलो अलर्ट। और खबरें अब तफसील से। लोकसभा स्पीकर ने मुतादिद अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग में पार्लियामेंट की कार्रवाई को अहसन तरीके से चलाने पर गुफ्तगू की। मीटिंग में तमाम सियासी जमातों के दरमियान ऐवान की कार्रवाई बेहतर तौर पर चलाने में ताउन पर इत्तफाक़ राय हुआ है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इस सिलसिले में कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ से अपील है कि वो ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करें। हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाएं। देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं। इसलिए कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा। मुझे हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से उपयोग करें। कांग्रेस पार्टी, TMC सब मुद्दे रखने चाहते हैं, वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब उसमें विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है। और अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात और संभल तशद्दुद समेत मुख्तलिफ मसाइल पर पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान के हंगामे की वजह से अब तक पार्लियामेंट के दोनों ऐवान सही तरीके से काम नहीं कर पाए हैं। दोनों ऐवानों में तातुल आज भी जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन मणिपुर तशद्दुद, अडानी केस, बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम और अजमेर शरीफ दरगाह तनाज़े के साथ साथ मणिपुर तशद्दुद पर बहस का मुतालबा कर रही थी। काबिल ज़िक्र है कि इस सेशन में साहिली जहाजरानी, बैंकिंग, कवानीन और रेलवे एक्ट 1989 में तरामीम से मुतालिक कई बिल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में तेल के शुबों के ज़वाबित और तरक्की से मुतालिक बिल पेश किए जाएंगे। हवाई जहाज़ के डिज़ाइन, तैयारी, इस्तेमाल और फ़रोग़ से मुतालिक भी मुतारिफ कराए जाएंगे। ताहम हर रोज़ शोर शराबी की वजह से कार्रवाई में खलल पड़ रहा है। अगली खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग से पहले पार्टी ने आज अपने मुबस्सिरीन का तकर्रुर किया है। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी और मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी के MLA महाराष्ट्र में अपने लीडर का इंतखाब करेंगे। बीजेपी लीडर मुंतखब होने के बाद महायुति की मीटिंग होगी, जिसमें इत्तेहाद के लीडर का इंतखाब किया जाएगा और फिर वो महाराष्ट्र के इक़्तिदार संभालेंगे। काबिल ज़िक्र है कि महायुति हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तारीख, वक्त और जगह का फैसला हो चुका है, लेकिन वज़ीर आला के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इंतखाबी नताइज आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। भारी जीत के बावजूद बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद ने अभी तक हुकूमत बनाने का दावा पेश नहीं किया है और ना ही नए चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान किया है। ना ही शिंदे की शिवसेना की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से और ना ही अजीत पवार की NCP की तरफ से ये कहा गया है कि वज़ीर आला के ओहदे पर कौन बैठेगा, बल्कि ये फैसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया गया है। अब वही इसका फैसला करेंगे।
पार्लियामेंट के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट की खुसूसी स्क्रीनिंग जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट फिल्म देख रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहले ही कई मौक़े पर इस फिल्म की तारीफ़ कर चुके हैं। ये फिल्म गोधरा वाक़े पर मबनी है और फिल्म में विक्रांत मैसी मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली नोएडा की चेलस सरहद पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। कई रास्तों का रुख मोड़ दिया गया है। इस मौजू पर किसानों से बात की हमारे डीडी नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा की सीमा पर है और ये चिल्ला बॉर्डर है जहां से कि दिल्ली में प्रवेश किया जाता है। आप देख सकते हैं किसान आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीनियर अधिकारी यहाँ पर पुलिस के हैं जो लगातार निर्देश दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर पूरी देखिए बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है। पुलिस के जवान जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बैरिकेडिंग को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर और लगातार देखिए कई लेयर की जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है और लगातार यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं वो महामाया जो ब्रिज है वहां तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके की जो है बैरिकेडिंग जो है वो की जा रही है। पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार तैनात हैं। यहाँ पर जो राइट कंट्रोल व्हीकल है वो यहाँ पर सुबह से तैनात किया गया है। यहाँ पर वज्र वाहन तैनात, साथ ही वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर कई वाटर कैनन यहाँ पर तैनात की गई है। तो लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर कर रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई गड़बड़ी जो है वो होने पाए। क्या व्यवस्था की गई है और अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इस तरीके से प्रोटेस्ट होगा तो हमने अपनी पुख्ता जो है तैयारी, हमारे जो मेजर बॉर्डर्स हैं, खास करके जो जैसे चिल्ला बॉर्डर है, DND है, वहां पर हमने करी है। हर तरीके से हम सक्षम हैं कि हम उनको रोक पाएंगे। एडिशनल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस SS कालसी, जिनका कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली पुलिस लगातार यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है और किसी भी तरह की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली नोएडा बॉर्डर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय की क़यादत में कांग्रेस के एक वफ्द को पुलिस और इंतजामिया ने लखनऊ में संभल जाने से रोक दिया है। कांग्रेस के वफ्द ने आज तशद्दुद से मुतासरा संभल का दौरा करने का ऐलान किया था। ताहम जिला इंतजामिया ने पहले अमन और अमान बरकरार रखने के लिए बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। अब 10 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके तहत कोई भी बाहर का शख्स समाजी तंजीम या अवामी नुमाइंदा अहल अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर ज़िले की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता है। इसके बावजूद कांग्रेस सदर की जानिब से मुहतात रहने का ऐलान किया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर एक सियासी ड्रामा है। पुलिस इंतजामी की सख्ती के बाद कांग्रेस ने अब दाखिले पर पाबंदी हटाने के बाद मुहतात रहने की ताकीद की है। दूसरी जानिब बीजेपी ने अपोजिशन जमातों पर खुशामद पर मबनी सियासत का इल्ज़ाम लगाया है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि SP और कांग्रेस ने समाज को कमज़ोर करने का काम किया है। समाज को कमज़ोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बनकर के सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के 2 गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया।
उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया, और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। संभल तशद्दुद के मामले पर उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने मुतालबा किया है कि अपोजिशन पार्टियां इस पर सियासत न करें। उनका कहना है कि ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और अदालत जो भी फैसला करेगी हम उस पर अमल करेंगे। संभल मामले को लेकर विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता शांति स्थापित करने को लेकर के है। माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। कल न्यायिक आयोग ने भ्रमण किया है, अपनी रिपोर्ट में वो जो भी कहेंगे हम निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देगी सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये वोटों की फसल काटने के लिए केवल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा है कि वह एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करें। इस मामले की अगली समाअत 20 दिसंबर को होगी। मनीष सिसोदिया ने अपने खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट पर नोटिस लेने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सिसोदिया का कहना है कि ईडी ने उन पर मुकदमा चलाने के लिए अहल अथॉरिटी से ज़रूरी मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए ट्रायल कोर्ट का चार्जशीट का नोटिस लेने का हुक्म गलत है। और दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत आयद पाबंदियां भी बरकरार रहेंगी। अदालत जुमेरात को फैसला करेगी कि ग्रैप 4 के तहत आयद पाबंदियों में नरमी की जानी चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा है कि जुमेरात को AQI की सतह को देखने के बाद कमीशन ने ग्रैप 4 में नरमी के लिए कुछ तजावीज़ पेश की हैं। फरीकैन की राय पर अदालत उस दिन फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी की वजह से मजदूरों को माली इमदाद जारी करने में मुश्किलात की सूरत में लेबर सेस के तौर पर जमा होने वाली रकम का इस्तेमाल करना चाहिए। नीज़ तमाम NCR और रियासतों को इस पर अमल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में वाज़ेह किया कि अगर किसी मुल्जिम के खिलाफ सबूत अदालत में ऐसी ज़ुबान में रिकॉर्ड किए जाएं जो उसे समझ नहीं आती तो ऐसी सूरत में मुल्जिम को उसकी अपनी ज़बान में समझाना चाहिए। मुल्जिम के लिए उसका तर्जुमा होना चाहिए। अदालत ने कत्ल केस के मुल्जिमान को बरी करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल एड और ट्रायल कोर्ट के लिए भी हिदायत जारी की हैं। अदालत ने इस फैसले की एक नकल तमाम रियासती कानूनी अथॉरिटी के आला हुक्काम को भेजने को कहा है। तूफान फेंजल की वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से पुडुचेरी और वल्लुरपुरम अजला के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल मुसलसल बनी हुई है। ख़ास तौर पर वल्लुरपुरम में तमाम आबी ज़खायर भर गए हैं। इसके अलावा विदर्भ बांध से सैलाबी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से शंकर पारनी नदी में आबी सतह में नुमाया इजाफा हुआ है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में पेश आने वाले दुनिया के सबसे अंदोहनाक गैस सानहे को 40 बरस गुजर गए हैं। भोपाल गैस सानहा सनती आलूदगी की तारीख की सबसे मुहलक और तबाहकुन सानहों में से एक था। इसी वजह से 2 दिसंबर को आलूदगी की रोकथाम का कौमी दिन मनाया जाता है। पेश है DG न्यूज़ की खास रिपोर्ट। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी शब भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामी कंपनी की फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस कितनी खतरनाक होगी। ये भोपाल गैस मुतासरीन की तीसरी और चौथी नस्ल है। हुकूमत की जानिब से 2006 में दाखिल किए गए हलफनामे में यह ख्याल किया गया था कि 5 लाख से जायद अफराद बराह रास्त इस रिसाव से मुतासिर हुए और जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वालों की तादाद तकरीबन 40,000 थी। भयावह मंजर था कि रोड पे लाशें पड़ी हुई थी, मवेशी पड़े हुए थे। हमीदिया हॉस्पिटल में 184 लाशें 1 मिनट में आ गई थी, जो किसी को पता नहीं पड़ा कि साहब कि रात को 12:40 पे 144 डेड बॉडी आ जाएं। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। कम से कम 2000 मरीज आ जाएं तो डॉक्टर मतलब इस तरह से घबरा गए थे, वो दहशत से भर गए थे, हम करें क्या। ये गैस पीड़ितों की अब तीसरी पीढ़ी है
जो इस दंश को झेल रही है। और पुरानी पीढ़ी में तो गंभीर बीमारियां, किडनी है और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हो ही रही हैं, पर इसके अलावा जो आज की जो तीसरी पीढ़ी है, अब उनमें भी उस तरह के लक्षण जो है आने शुरू हो गए हैं। शारीरिक मानसिक विकलांगता दिखाई दे रही है। मोदी हुकूमत की कोशिशों के तहत भोपाल गैस मुतासरीन और इनके बच्चों को जहन में रखते हुए इन्हें आयुष्मान स्कीम से जोड़ दिया गया। गैस मुतासरीन की बड़ी तादाद के लिए आयुष्मान कार्ड पहले ही बन चुके हैं। बाकी रह जाने वालों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी जारी है। पहले गैस मुतासरीन को मुफ्त इलाज के लिए भोपाल के गैस रिलीफ अस्पतालों पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन अब आयुष्मान योजना के जरिए वो मुल्क के किसी भी कोने में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आएगी वो इलाज करा लेगा, उससे ये फ़ायदा है। और जो 5 लाख तक का इन्होंने कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री रखेंगे, तो आदमी कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या उसकी मर्जी के एतबार से जहाँ उसको कराना हो इलाज, अपना इलाज करा। फ़ायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हादसे के दौरान भोपाल की फिजा में जहरीली गैस बादल के असरात का इम्कान आज भी मौजूए बहस बना हुआ है। मेथाइल आइसोसाइनेट के बाद गैस के बादल में फॉस्जीन, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह की बाक़ियात पाई गईं। भोपाल में गैस का ये सानिहा तारीख की मोहलिक तरीन सनती आलूदगी की तबाहकारियों में से एक था। आलूदगी की रोकथाम का कौमी दिन हर साल 2 दिसंबर को इन लोगों की ही याद में मनाया जाता है जिन्होंने इसमें अपनी जानें गंवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़, उर्दू खबरें। मुंबई में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के सामने जागृत बंगला तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तंजीम की जानिब से डिप्टी हाई कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। इस मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी पवन त्रिपाठी ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि अगर बांग्लादेश में अक़लियतों पर मज़ालिम ख़त्म नहीं हुए तो तहरीक को वसी पैमाने पर आगे बढ़ाया जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उसको लेकर देश भर में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी चल रहा है। इस वक्त हम मुंबई में हैं, जहां पर जो बांग्लादेश हाउस है, जो कि वहां का हाई कमीशन है, वहां पर ज्ञापन देने के लिए जो जागृत बांग्ला है ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे। कई सारे लोग यहां पर आए थे। हमारे साथ पवन त्रिपाठी जो कि सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी भी है। किस तरीके का ज्ञापन आपने दिया? क्या सब रुकना चाहिए, साधु संतों की रिहाई होना चाहिए, इसको लेकर के जागृतो बांग्ला का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला और उनसे निवेदन किया है कि वहां पर बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों को अत्याचार को तुरंत रोकिए, नहीं तो भारतवर्ष में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज ही ढाका में बात करेंगे, वहाँ की सरकार से बात करेंगे और वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। त्रिपाठी जी, आज भी खबर आई कि 2 संतों को भी वहाँ पे अरेस्ट किया गया और इस तरीके का लगातार दमन का जो चक्र है वो वहाँ पर बेसिकली चल रहा है। ऐसे में आप बाकी किस तरीके से आगे इस जो प्रोटेस्ट है इस तरीके को आगे कैसे लेके जा रहे हैं? देखिए, यह एक कट्टरपंथी सोच है, चाहे वह पाकिस्तान हो चाहे वह बांग्लादेश हो, जहाँ पर भी इस्लामिक कट्टरपंथी सोच आया है वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हुआ है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, इसलिए भारतवर्ष में भी हम सभी लोगों को मजबूती के साथ एकजुट रहना चाहिए। तो डिप्टी हाई कमिश्नर थे, उनसे आपकी बात हुई होगी, कैसा रहा उनका रुख कैसा रहा, क्या बोला उन्होंने? देखिए, उनकी सोच बांग्लादेश की सरकार की सोच ही कट्टरपंथी सोच है। तो इसको लेकर के हम सभी लोगों ने उनसे निवेदन किए हैं कि आप हमारी मांग वो करिए, वहाँ पर मानवता की आप लोग सरकार बनाइए और मानवता उस सरकार में रखिए। यदि नहीं करेंगे तो हम लोग आगे विचार करेंगे क्या करना है। शुक्रिया। तो पवन त्रिपाठी जी जो कि बता रही थी कि जो डिप्टी हाई कमिश्नर है यहाँ पर बांग्लादेश के, उनसे उन्होंने मिले, पूरा प्रतिनिधिमंडल था बेसिकली, वो उनसे मिला और उनको अपनी बात कही कि किस तरीके से हिंदुओं का जो दमन चल रहा है, अल्पसंख्यकों का जो वहाँ दमन चल रहा है, उसको अविलंब वहाँ पर रोका जाए और जो ह्यूमन राइट्स है बेसिकली उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अपने सहयोगी कपिल के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। बांग्लादेश में हिंदू पर मजालिम के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जंतर मंतर पर मुजाहरा किया। हमारे नामा निगाह ग्रीश निशाना ने इस मुजाहरे का जायजा लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कपिल खन्ना जी मौजूद है। बांग्लादेश की स्थिति से हम सब चिंतित हैं
बांग्लादेश की इस भयावह स्थिति के लिए वहां का प्रशासन जिम्मेवार है। ये बांग्लादेश को हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि एक बार फिर वहां तालिबानी राज आ जाए। वहां पर जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा ये षड्यंत्रपूर्ण ढंग से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हमारे धार्मिक गुरुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और अब तो इसकी हद हो गई है, हमारे पूजनीय संतों को अरेस्ट किया जा रहा है। जंतर मंतर पर तमाम धर्मों के गुरु मौजूद हैं। लोकेश मुनि जी महाराज जी पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हमारी माता और बहनों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से हमारे इस्कॉन आदि संगठनों के प्रमुख धार्मिक प्रतिनिधियों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, ऐसे में कैसे चुप रह सकते हैं। तो आज भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सर्वधर्म संत एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, सामाजिक संगठन एकत्रित हुए हैं और भारत सरकार से भी मांग की है कि अगर बांग्लादेश उस पर अंकुश नहीं लगाता है तो ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। हमारे साथ बनते संगप्रिय राहुल जी हैं। जब से सरकार नहीं आई बांग्लादेश में और सरकार आने के बाद हिंदुओं पर सनातनों पर आक्रमण चालू हो गया और हम लोगों ने जब पहली बार आक्रमण हुआ तो हम लोगों ने यही सोचा कि सरकार जब बदलती है तो छुटपुट घटनाएं होते रहते हैं और लेकिन बंद हो ही नहीं रहा है। छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार करना, हमारे जो मंदिर थे उनको तोड़ना, इस्कॉन तोड़ना, इस्कॉन के संतों को बंद कर देना, वहां नमो सुद्रा जो मुतवा समाज बंगाल के मंदिर है उसको तोड़ देना, ये बहुत हो रहा है। बहुत बर्दाश्त हम लोग कर लिए। बर्दाश्त करने के बाद हम लोगों ने जंतर मंतर पार रखा और 10 तारीख को हम एम्बेसी पे भी रख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन किया गया है जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन मुनि तमाम जो गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफी संख्या में लोग भी हिंदुओं के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं। तो एक अलग विरोध प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं। कैमरामैन जगदेव सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आलमी खबरें। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन की सजा माफ कर दी है। हंटर बाइडेन को गैर कानूनी बंदूक रखने और गलत बयान देने पर सजा का ऐलान 4 दिसंबर को होना था। इससे कबल सदर बाइडेन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे हंटर को इस जुर्म के लिए मुआफ कर दिया है। इस तरह जो बाइडेन अपने उस वादे से मुकर गए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बतौर सदर अपने दौर में अपने खानदान की किसी भी फर्द को कोई फायदा नहीं देंगे। जून में सदर जो बाइडेन के बेटे को जालवेर की वफाकी अदालत में 2018 में बंदूक की खरीदारी से मुतालिक 3 संगीन जराइम का मुजरिम पाया गया था। हंटर बाइडेन को कैलिफोर्निया में वफाकी टैक्स इल्जामात पर भी सजा सुनाई जानी थी। कोलंबिया के बोगोटा में वेनेजुएला के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुजाहरा किया। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC से उनके सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ मुबैना जराइम और सियासी हिरासतों की तहकीकात करने का भी मुतालबा किया गया। ये एहतजाज हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो की तरफ से कार्रवाई के मुतालबे के जवाब में किया गया था, जिन पर ओहदे पर रहने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। कई मगरबी ममालिक और बाज़ बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने इंतखाबात को गैर शफ़ाफ़ करार देते हुए इसकी मज़म्मत की है और बैलेट की मुकम्मल इशाअत का मुतालबा किया है। खेल की खबरों में सिंगापुर में इतवार को आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डेंग लैरेन के दरमियान छठे राउंड का मैच भी बराबरी पर खत्म हुआ। इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। काबिल जिक्र है कि मुकाबले का पहला मैच लैरेन ने जीता जबकि दूसरा राउंड ड्रॉ रहा। वहीं तीसरे राउंड में गुकेश ने लैरेन को शिकस्त दी थी। चौथा, पांचवा और छठा राउंड ड्रॉ रहा। बात करते हैं हॉकी की। दिफाई चैंपियन भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। भारत ने मस्कत में जारी मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह की हैट्रिक की मदद से जनूबी कोरिया को 8-1 से शिकस्त देकर पूल ए में टॉप पोजीशन हासिल की है। इतवार को ये मुकाबले की चौथी जीत थी और इस जीत के बाद भारतीय टीम को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले। भारतीय टीम 2 गोल में बदलने में कामयाब रही है। भारतीय टीम का ये मुकाबला मंगल को मलेशिया से है। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने कतर ग्रां प्री का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐसे में
मैक्स वर्स्टैपेन 2024 चैंपियनशिप खिताब पहले अपने नाम कर चुके हैं। फॉर्मूला 1 में वर्स्टैपेन के कैरियर की ये 63वीं जीत है। और मुल्क के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म के मैदान में कदम रखते हुए वेव्स का आगाज किया है। ये डिजिटल मीडिया और OTT नाजरीन को एक मुकम्मल इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम फराहम करता है। अगर आप भी मुफ्त में ज़बरदस्त कंटेंट चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें। आप QR कोड के जरिए वेव्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।